हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिटेल मैनेजमेंट के 4th चैप्टर के 3rd पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं रिटेल में, और इसमें हमने जो फर्स्ट 2 अपने वीडियोस किए हैं उनमें हमने प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ में मेनली स्टोर लोकेशन को कवर अप किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को, नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ को कवर अप करेंगे, विच आर मर्चेंडाइजिंग, pricing and marketing. Now we are going to start with merchandising. अगर हम merchandising की बात करें तो merchandising से ये हमारी सेकेंड प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजी है। और जब आपने अपने स्टोर का लोकेशन फाइनलाइज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप रिटेलर का ये रहेगा कि वो टाइप ऑफ मर्चेंडाइज या गुड्स दैट ही हैज़ टू स्टॉक विद हिमसेल्फ, उनके बारे में प्लान करे। वो ये डिसाइड करे कि उसे कौन सी प्रोडक्ट्स में डील करना है, कौन सी प्रोडक्ट्स उसे बाय करनी है, क्योंकि जो मटेरियल आप बाय करेंगे, जो मटेरियल वो अपने पास स्टॉक करेगा, उसका पर्पज़ यही होगा कि कस्टमर्स को आगे सेल आउट करना है। तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि उन गुड्स को प्रोक्योर करना जिनमें आप डील करने जा रहे हैं, जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। द रिटेलर हैज़ टू डिसाइड कि क्या उसे एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करना है या नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइंस में डील करना है। और जब आप अपनी मर्चेंडाइजिंग का फैसला लेंगे, मर्चेंडाइजिंग का डिसीजन लेंगे, तो उस समय आपको बहुत सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, जैसे कंपटीशन क्या है, इनकम क्या है लोगों की जो आपकी टारगेट मार्केट में कस्टमर्स हैं, देन परचेजिंग पावर क्या है उनकी, एंड इसी के अकॉर्डिंगली इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कौन सी गुड्स में आप डील करने वाले हैं, उन्हीं गुड्स का स्टॉक किया जाएगा। जो मर्चेंडाइजिंग है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन रिटेल मैनेजमेंट, एंड इट इज़ जनरली सेड कि गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड। कि अगर आपने सही मटेरियल प्रोक्योर किया है, सही से मतलब है जो आपके कस्टमर को रिक्वायर्ड है, अगर आपने ऐसा मटेरियल बाय किया है तो उनके आप ये मान के चलिए कि सेल्स भी बहुत अच्छी होंगी। एंड जब हम मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। हम उनको कह देते हैं राइट्स। सम राइट्स शुड बी देयर, राइट प्रोडक्ट शुड बी देयर, राइट प्लेस शुड बी देयर, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए। तो हमने 5 राइट्स की बात की, प्रोडक्ट, प्लेस, क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस। तो जब ये सारी चीज़ें सही होंगी तो ये माना जाएगा कि हमारी मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी सही बनी है। इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग एक वाइड टर्म है और इसमें बहुत सारी डिसीजंस हैं जिनको हम इंक्लूड करके चलते हैं, और वो डिसीजंस में आपकी एनालिसिस, प्लानिंग, एक्विजिशन, हैंडलिंग एंड कंट्रोल आ जाएगा। तो एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। जब रिटेलर ने अपना प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट लाइन फाइनलाइज करनी है तो पहला स्टेप है एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना है? एनालिसिस किसका करना है? कस्टमर्स को एनालाइज करना है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, so that he should be able to clearly assess the demand of the products and desires of the customers. कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, वो बहुत अच्छे से जान पाएगा। और एक बार अगर आपने सही से एनालिसिस कर लिया रिगार्डिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर्स, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, और आप सही मटेरियल प्रोक्योर कर पाएंगे। एंड वंस सही मटेरियल आपने प्रोक्योर कर लिया तो फिर उसके साथ साथ ही आपका मटेरियल अगर सही प्रोक्योर्ड है तभी आप नेक्स्ट स्टेप्स अपने जो सेल करनी है या प्रॉफिट्स लेने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा वंस अ गुड एनालिसिस ऑफ योर कस्टमर, देयर लाइकिंग्स, देयर प्रेफरेंसेस इज डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेप, एनालिसिस। देन इज प्लानिंग। बाय प्लानिंग वी मीन टू डिसाइड, टू प्लान कि आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। तो ये सब चीज़ें प्लान करनी, क्योंकि आपने फ्यूचर में अपनी जो प्रोडक्ट्स को सेल करना है, आपने बाय उनको आज करना है। तो इस चीज़ को प्लान करना कि आप कौन सी चीज़ें खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे और कब खरीदेंगे। देन इज़ एक्विजिशन। अब आपने एनालिसिस भी कर लिया तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है या किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। प्लानिंग भी आपने कर ली। नाउ कम्स एक्विजिशन।
तो रिटेलर जो है ही नीड्स टू प्रोक्योर द मर्चेंडाइजिंग फ्रॉम अदर्स. अब उसे मटेरियल एक्वायर करना है, तो उसे ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्विजिशन क्या वो मैन्युफैक्चरर से करने वाला है या होलसेलर से लेगा या डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा. तो ही हैज़ टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स कि टाइमली वो अपनी गुड्स को एक्वायर कर पाए जिनमें वो डील करने वाला है. देन कम्स हैंडलिंग. अब हैंडलिंग में दो चीज़ें आ जाएंगी आपकी. एक तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड है. देन यू हैव टू प्लान दैट जो आपका प्रॉपर मटेरियल है वो प्रॉपरली स्टोर्स के ऊपर रिक्वायर्ड लोकेशंस के ऊपर राइट टाइम पे और राइट कंडीशन में पहुंचे. तो इसको इंश्योर करने के लिए हैंडलिंग प्रॉपरली होनी मटेरियल की बहुत ज़रूरी है. तो आपने अपने पास जब मटेरियल्स को स्टोर करना है, बिफोर दे रीच देयर स्टोर्स देयर डेस्टिनेशन, उनसे पहले मटेरियल्स को हैंडल करना है. तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी देयर कि आप अपने मटेरियल्स को प्रॉपर कंडीशन में हैंडल कर पाएँ ताकि उनमें किसी तरह का कोई डिटीरियोरेशन ना हो जब तक आपके माल रिटेल स्टोर्स में पहुँचे. देन कम्स कंट्रोल. अब कंट्रोल, जो रिटेलर है उसने प्रॉपर कंट्रोल करना है मर्चेंडाइज के ऊपर, क्योंकि आपकी जो माल को एक्वायर करना है, एक्वायर करने से लेके सेल हो जाने तक, ऑल दिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट. आपने मनी इन्वेस्ट की हुई है, तो आपने बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. तो वी नीड टू कंट्रोल एवरी एक्टिविटी सो दैट देयर शुड बी नो वेस्टेज एंड आप वैल्यू फॉर मनी दे पाएँ अपने कस्टमर्स को. तो कंट्रोल का फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मर्चेंडाइजिंग. अब मर्चेंडाइजिंग में आगे अगर हम प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई. ऐसी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर दैट राइट प्रोडक्ट इज बॉट एट राइट प्लेस, राइट प्राइस, at right time and the right amount in order to satisfy the needs of target customer. हमने वही जो 5 rights की बात की थी. Then this is important. This is the most important activity, क्योंकि अगर आप माल प्रोक्योर नहीं करेंगे तो आप मटेरियल को बेच भी नहीं पाएंगे. अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की. तो जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शन है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या साइज़ है. आप साइज़ के अकॉर्डिंगली ही अपने मटेरियल भी प्रोक्योर करेंगे. अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं तो बल्क क्वांटिटीज़ बाय की जाएंगी, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कर सकते हैं. और अगर आपका साइज़ छोटा है बिजनेस का तो कम मटेरियल प्रोक्योर किया जाएगा. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है आपका. देन कौन सा प्रोडक्ट है टू बी कैरिड, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, और आपका स्टोर किस तरह का है. कोई डिस्काउंट स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक लोकल करियाना शॉप है, तो आपका किस तरह का स्टोर है. इन सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स होंगे जो हमारे अफेक्ट करेंगे मर्चेंडाइजिंग के फंक्शन को. नाउ कम्स नेक्स्ट रिटेल स्ट्रैटेजी, दैट इज़ प्राइजिंग, प्रोडक्ट प्राइजिंग. अब प्रोडक्ट प्राइजिंग भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि प्राइजिंग जो प्राइस होगा, प्राइस मीन्स जो आप कस्टमर से चार्ज करेंगे अपनी प्रोडक्ट के बदले में, तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द रिटेलर. तो एक प्रॉपर प्राइजिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना रिटेलर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जब आप अपनी प्राइजिंग पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करेंगे, जैसे टारगेट मार्केट आपकी कैसी है, स्टोर की पॉलिसीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कंपटीशन की क्या लेवल है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कवर अप करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं उसे. जब आप प्राइसेस सेटल डाउन करते हो तो बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं. जैसे कभी कभी आपको मार्केट स्किमिंग पॉलिसी लेनी है या मार्केट में पेनिट्रेशन पॉलिसी लेनी है, तो किस तरह की आपकी पॉलिसी होगी, अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल्स को देखते हुए प्रॉपर रिटेल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी. अब आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले रिटेल बिजनेस मॉडल. आपका जो रिटेल बिजनेस है उसका मॉडल क्या है, क्या ये एक डिस्काउंट स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर है. तो जब आप अपना मॉडल डिसाइड कर लेंगे उसके बाद ही आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे. जिस तरह का स्टोर्स होगा, जैसे डिस्काउंट स्टोर्स हैं तो आपने वहाँ पे कम प्राइसेस के ऊपर मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं, तो वैसे ही मटेरियल को प्रोक्योर किया जाए. एंड अगर आप किसी अच्छे मॉल में आपकी रिटेल स्टोर है, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है,
जैसा मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्राइसिंग डिसाइड करोगे. देन इज टारगेट मार्केट एंड डिमांड. टारगेट मार्केट मीन्स हम टारगेट मार्केट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो टारगेट मार्केट का मतलब है जिन कस्टमर्स को आप डील करने जा रहे हैं. टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली ही आप अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे, ऐसा प्राइस डिसाइड करेंगे विच विल सूट द कस्टमर्स. इसके साथ साथ जब हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं तो डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, ये भी अफेक्ट करेगी हमारे प्राइस को. अगर एक इस तरह की आइटम है जो एक नेसेसिटी आइटम है और कस्टमर ने उसे डिमांड करना ही करना है, या एक लग्जरी आइटम है जो कस्टमर कभी कभार बाय करेगा, या एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी उसको बाय करेगा, तो आपने टारगेट मार्केट एज वेल एज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करनी है. देन कम्स इमेज. अब यहाँ पे इमेज मीन्स कि इमेज, आप कैसी इमेज अपने प्रोडक्ट की, अपने कस्टमर्स की माइंड में बनाना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली भी आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे. अगर आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है उसने बड़ी प्रेस्टीज इमेज बनानी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, तो वो हाई प्राइसिंग चूज़ करेगा. लेकिन अगर उसको मार्केट में पेनिट्रेट करना है, एक नए मार्केट एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, उस मार्केट में पहले आपका प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी उस मार्केट में हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लो प्राइसिंग की तरफ जाएंगे ताकि आप मार्केट में अपनी इमेज बेटर बना सकें एक बार आप मार्केट में एंटर कर सकें. देन इज कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग. आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी किस तरह की है, उनकी आइटम्स के प्राइजेस क्या हैं, और उनकी प्रोडक्ट में और हमारी प्रोडक्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है. जब आप प्राइसिंग करेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा. जो कॉम्पिटिटर्स हैं हु आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो उनको प्राइसिंग भी कंसिडर करना पड़ेगा अपनी, जब आप अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो डिसाइड. तो अगर आप कंपटीटर के ही वाले प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो आपको कंपटीटर के प्राइसेस को ध्यान में रखना होगा. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सम यूनिक प्रोडक्ट तो यू मे डिमांड अ प्रीमियम प्राइस. आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, वैसा प्रोडक्ट और कहीं अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कोई यूनिक नहीं है और सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी बड़ी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए ताकि आपकी कस्टमर्स चीज़ें खरीदें. देन कम्स इकोनॉमिक कंडीशंस. जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. इकोनॉमी बूम में कब है, डिप्रेशन में कम है, तो मार्केट की जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, वो भी इम्पैक्ट करेंगी आपकी प्राइसिंग पॉलिसी को. अगर मार्केट बहुत डाउन है, वीक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो आपको भी अपने प्राइजेस को कम करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट कर पाएँ. अब आ जाती है हमारी लास्ट रिटेलिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मिक्स. तो जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द टूल्स दैट द रिटेलर यूजेस इन ऑर्डर टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो हमने अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, जैसे ज़्यादा सेल्स करना, कस्टमर का एरिया इंक्रीज़ करना, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज़ करना, लॉयल कस्टमर्स का नंबर इंक्रीज़ करना, उनको रिटेन करके रखना, तो ये जो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम मार्केटिंग टूल्स कहते हैं. तो ये जो मार्केटिंग टूल्स हैं इनमें हमारे कौन से टूल्स आएंगे? ये सारे वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना, कस्टमर्स का नंबर बढ़ाना, इन सबको अचीव कर पाएंगे. तो अब हम मार्केटिंग टूल्स की बात करते हैं. इसमें हमने ले लिया 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो क्या हैं वो 7 P's, एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं इनका. सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट शुड फिट द टास्क कस्टमर्स वांट इट फॉर. कि कस्टमर, आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से होना चाहिए कि कस्टमर जिस पर्पस के लिए उसे बाय कर रहा है उसका वो पर्पस फुलफिल हो जाए, जो भी कस्टमर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो जब हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप सप्लाई कर सकते हो या सिंगल प्रोडक्ट लाइन भी हो सकता है. फिर प्रोडक्ट लाइन की ब्रेड्थ एंड डेप्थ भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी. ब्रेड्थ का मतलब है कि नंबर ऑफ मर्चेंडाइज ब्रांड्स इन द मर्चेंडाइज लाइन. आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें कितने प्रोडक्ट ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं.
और जब हम डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो इसमें ब्रांड क्या है, साइज क्या है, कलर, प्राइस, स्टाइल, ये सब इंक्लूड हो जाएगा. तो वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू सेल in the market, वो fit in होनी चाहिए as per the expectations of customer, because customer is the king of the market. Then comes place. The product should be available from where your target customers find it easiest to shop. आपका जो place है, जैसे हमने ऑलरेडी स्टोर लोकेशन में बात कर ली थी कि जो हमारा स्टोर लोकेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि कस्टमर के लिए ईजिली एसेसिबल हो, ईजिली अप्रोचेबल हो. तो जब आपने प्लेस डिसाइड करना है, कस्टमर की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है. और अगर आपका इसमें आप डिफरेंट जो सेल के मोड्स हैं उनको भी इंक्लूड करके चलेंगे. जैसे मेल ऑर्डर बिजनेस है तो उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, या अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू या ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स कर रहे हैं तो उसमें भी प्लेस ज़्यादा मायने नहीं रखता. लेकिन अगर कोई ऐसा आपकी प्रोडक्ट्स हैं जिनको फिजिकली कस्टमर्स विजिट करने के बाद, चेक करने के बाद बाय करता है, तो उसमें प्लेस अवेलेबल, जो प्लेस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो, एंड कस्टमर शुड ईजिली फाइंड इट आउट इन द मार्केट. Then comes price. Price means we have to ensure, the retailer has to ensure कि अपने कस्टमर को वो वैल्यू फॉर मनी दे पाए. जितना प्राइस कस्टमर ने पे किया है और जितनी वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होनी चाहिए. और ऐसा करने से मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपने चीपेस्ट प्राइजेस पे ही मटेरियल देना है, ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके जो मार्केटिंग कंसेप्ट है हमारी वो ये कहती है कि इफ़ योर प्रोडक्ट्स आर गुड एंड उन प्रोडक्ट्स की बड़ी अच्छी इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, तो कस्टमर्स विल बी रेडी टू पे अ लिटिल मोर, जो उनकी सेटिस्फैक्शन उनको प्रोवाइड करती है, जो उनकी ज़रूरत को पूरा करती है और उनके शौक़ को पूरा करती है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट एवरी टाइम यू हैव टू कीप लो प्राइस. एट टाइम्स हायर प्राइजेस और प्रीमियम प्राइजेस कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड. देन इज़ प्रमोशन. अब इसमें आ जाएगा कि आप अपनी सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ऑफर, सेल्स प्रमोशन, ये सारा. एंड आपने इन सब के थ्रू, द मेन पर्पज ऑफ ऑल दिस प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, दैट यू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, इसको कैसे यूज़ करना है, और जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड अपीलिंग टू देयर इमोशंस. दो तरह से हो सकता है कि आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हाउ टू यूज़, या उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको आप टच कर रहे हैं. तो कीपिंग इन माइंड आवर प्रोडक्ट लाइन, वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट सेल्स प्रमोशन टूल वी आर गोइंग टू यूज़. एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, और आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे हमारे पास कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है. देन पीपल. यहाँ पीपल से मतलब द पीपल हु आर हेल्पिंग अस इन दिस मार्केटिंग फंक्शन. मतलब हमारा सेल्स स्टाफ हो गया, जो आपका सेल्स से रिलेटेड डायरेक्टर्स हैं वो हो गए. तो all companies are reliant on the people who run them, from frontline sales staff to the managing director. जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके इन्वॉल्व हैं इस सारे फंक्शन में, उन एम्प्लॉयज़ की बात यहाँ पे की जा रही है. आपके पास राइट पीपल अगर होंगे तो आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनके साथ साथ अगर एम्प्लॉयज़ मीन पीपल भी आपके पास सूटेबल हैं, देन देयर इज़ नो चांस कि आप अपने बिजनेस में सक्सेस को ना पाएँ. Then our processes, the delivery of your service is usually done with the customer present. So how the service is delivered is once again part of what the customer is paying for. जब कस्टमर आपके पास विजिट कर रहा है, इसको आप प्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, जब आपके पास कस्टमर विजिट कर रहा है तो हाउ यू आर डीलिंग विद द कस्टमर. स्टोर का लेआउट कैसा है, स्टोर की एम्बियंस कैसी है, वहाँ पे अरेंजमेंट्स किस तरह के किए गए हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस किस तरह की हैं, दीज आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन मार्केटिंग मिक्स. अब आ जाता है फिजिकल एविडेंस. जब कोई भी मटेरियल आप बाय करते हैं तो यू गेट सम फिजिकल एविडेंस, एज you get some instruction manual,
कभी आपको इंग्रेडिएंट्स का लिटरेचर साथ में मिल जाता है. तो देयर इज ऑलवेज सम फिजिकल प्रोडक्ट और फिजिकल एविडेंस दैट यू हैव परचेज्ड समथिंग. जैसे जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल देती है जिसमें आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो आपने पॉलिसी की है, जो आपने एग्रीमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल पाएँ. एंड एट टाइम्स व्हेन यू आर बाइंग ऑनलाइन मटेरियल, तो एट टाइम्स आपको ऑनलाइन ही उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल मिल जाता है जो PDF की फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है. तो ये थे हमारे सारे के सारे टूल्स जिनका हमने जिक्र किया था कि प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है, फिजिकल एविडेंस है, पीपल हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड बाय अरेंजिंग, involving all these factors, if we are achieving, if we want to achieve our marketing objectives, it is definitely possible. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज का. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी अगली वीडियो में. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.